अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं सुबह की सोच में। क्या बताएंगे आज? जी, आज बहुत कुछ बताने वाला है। सोशल स्टोरीज हैं, फिर सियासी हवाले से बात होगी, फ़लस्तीन के हवाले से बात होगी। लेकिन सबसे पहले इससे पहले कि आप अपनी सोशल स्टोरी की तरफ जो है वो क्या कहते हैं बर्क रफ्तारी के साथ ट्रैवल करें, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो कि आपको बतानी है। आपको याद होगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एक रूट खोला था इस्लामाबाद से पेरिस, और इस्लामाबाद से पेरिस के हवाले से बहुत सारी मीम्स भी बनी थी। लेकिन अब उसी फ्लाइट के ऊपर झगड़ा हुआ। झगड़ा इस वजह से हुआ गजल के जो मुसाफिर था सफीर, वो बेसिकली स्मोकिंग करना चाहता था, उसको फ्लाइट अटेंडेंट रोका। फ्लाइट अटेंडेंट जिनका नाम था शमीम अब्बास और ये खातून थी, इन्होंने जब उनको रोका तो उन्होंने इनके ऊपर तशद्दुद किया। और उसके बाद आसिफ हैं, आसिफ कुंडी, ये भी बीच में आए, उन्होंने दोनों पे तशद्दुद किया। और फिर जब ये फ्लाइट लैंड हुई है पेरिस में, तो फिर जो उनके कैप्टन थे उन्होंने पेरिस हुकाम को बताया था ऑलरेडी। सो इस बाइक को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे भी वही बात है कि पाकिस्तानियों कहाँ पे अपनी आप क्या कहते होते हैं इज्जत अफजाई करवाओगे। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आपके साथ पाकिस्तान का नाम लगा हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन आगे चलकर हम एक आज सेगमेंट भी करेंगे इस रिलेटेड कि क्या कुछ अदम बर्दाश्त जिस तरह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक और वाकया भी हुआ था लाहौर में इसी तरह का। लेकिन अब सोशल स्टोरीज की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज कुछ सियासी इवेंट्स के हवाले से। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा ने ये कॉल दे रखी है कि हम अगर खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं होती, 2 बजे का वक्त है, तो उसके बाद फिर वो धरना देंगी, आउटसाइड अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगी, कैंप लगाएंगी। और अभी जैसे आपने देखा भी होगा, हेडलाइंस में भी चल रहा था हमारे ही चैनल पर रात को सवाल से आगे में शेर अफजल मरवत साहब ने ये गुफ्तगू की है कि अगर अलीमा साहिबा अपना कैंप लगाती हैं तो हम भी अपना किरदार भरपूर जो है वो उसमें अदा करेंगे। लास्ट जो मुलाकात हुई थी खान साहब से वो हुई थी आई गेस उनकी 20 मार्च को हुई थी, और आज जो है 8 अप्रैल आज का दिन था जब उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं तो मुलाकातें हो रही हैं हसनैन, लेकिन सियासी मुलाकातें नहीं हो रही। बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई खान साहब से, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई खान साहब से, इसके साथ साथ आजम सवाती की मुलाकात हुई। और आजम सवाती ने जो इंकशाफात किए हैं उससे तो लगता है कि खान साहब कुछ जो है वो चाहते हैं बातचीत करना इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हो नहीं पा रही है। बिल्कुल, लेकिन आज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज यानी कि 8 अप्रैल की बात की जाए तो उन्होंने मुलाकात करनी है खान साहब से अडयाला जेल में। और अगर ये मुलाकात ना हुई तो उनका कहना है कि वो अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। और धरने की वजूहत भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से नहीं पता कि उनकी सेहत कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, हम ये जानना चाहते हैं और ये हमारा हक है। और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जिनका आपने भी जिक्र किया, वो भी ये 12 बता चुके हैं कि हमें मुलाकात करनी दी जाए ताकि हमें इमरान खान की जो करंट स्टेट है उसके हवाले से मालूम हो। अब देखते हैं, आज मेरा ख्याल है कि मुलाकात हो जाएगी। अगर नहीं होती तो ये जो धरना है ये कितना तवील हो सकता है, अलीमा खान की सपोर्ट में कितने लोग वहां पे पहुंचेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और इसको हमें देखना होगा। बिल्कुल 2 बजे हमने देखना है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हैपनिंग्स हो सकती हैं। एक और भी हमारे पास जबरदस्त स्टोरी है जो आप शेयर करेंगे। बिल्कुल, ऐसी एक स्टोरी हमने ये शेयर की है अलीमा खान के हवाले से। अब दूसरी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो कि तहूर राना के हवाले से है। ये केस पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। तहूर राना जिनको भारत में अगर आपको बताता चलूं तो मुबैना तौर पे उनको समझा जाता है कि मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन भारत इस साजिश में भी हमें कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तहूर राना को भारत के हवाले किया जाएगा। उस हवालगी के बाद भारत ये केस स्टेम करना चाहता है कि पाकिस्तान मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। लेकिन मेरा एक सवाल है इससे पहले कि गजल अपना इनपुट दें, अगर तहूर राना की बात की जाए तो वहां पे तो भारत केस जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या कुलभूषण यादव यहाँ पे सैरो सियाहत करने के लिए आए थे? वो तो इंडियन आर्म फोर्सेस के मेंबर थे और वो इंडियन नेवी के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे। वो यहाँ पे क्या ढूंढ रहे थे? वो यहाँ पे वही करने आए थे, दहशतगर्दी करने आए थे। लेकिन भारत जो कि बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट्स में दहशतगर्दी करता है, उससे तो अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन आज भी देखिए कि 2008 में जो वाकयात हुए थे मुंबई हमलों के, उनके ऊपर भारत आज भी हठधर्म है और वो चाहता है कि वो मामलात उसी तरह से चलते रहें और वहाँ पाकिस्तान का जो इमेज है पूरी दुनिया में खराब करने में कामयाब। एग्जैक्टली आपने कुलभूषण यादव की बात की है ना, तो वो एक जिंदा मिसाल है हमारे पास और उनका एतराफ़ भी इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि जिस तरह से भारत दहशतगर्दी में मुलविस रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरे रीजन में जो है वो भारत फैला रहा है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ ना कतर के हवाले से, कतर के साथ भारत ने जिस तरह से अपने तजारती ताल्लुकात को कायम रखा, तजारती ताल्लुकात कायम रखने के बाद फिर आपको पता है कि वहाँ पर जितनी भी जो दरअंदाजी थी उसकी कोशिशें की गई, फिर उसकी
जो राज थे उसको जो है वो इसराइल को देते रहा भारत। फिर उसके बाद जब पता चला कि इस तरह से भारत दहशतगर्दी जो दरअंदाजी है उसकी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, तो उनके जो भारत के 8 ऑफिसर्स थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारत हमेशा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस रहा है बलूचिस्तान के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो रीसेंट दहशतगर्दी के वाकयात हैं, जितना भी असलहा, जितनी भी माली मदद है, भारत का नाम ऑन द टॉप लिस्ट में आता है। और ये कहा जाता है कि भारत ने हमेशा जो है बलूचिस्तान के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपनी इमेज को क्लियर करना होगा इंटरनेशनली भी, क्योंकि अब ये जरूरी हो चुका है, क्योंकि भारत ने हमेशा से अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए अच्छे तरीके से लड़ना होगा पाकिस्तान को। जिस तरह से भारत किसी काम का पीछा नहीं छोड़ता, तो हमें भी किसी काम का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। कुलभूषण यादव को तो हमने गिरफ्तार करके उन्हें हवाले कर दिया। और कल मैं एक खबर भी सुन रहा था कि जो भारत है उसके काफी यात्री होते हैं, सिख यात्री जो कि ननकाना साहब में आते हैं, डिफरेंट और जगहों पे आते हैं, उनको वीजे भी जारी कर दिए गए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक तरफ से वीजे जारी कर रहे हैं और वो आपके खिलाफ मुकदमात लड़ रहे हैं आलमी अदालत में। अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं, और आगे क्या स्टोरी है आपके पास? एग्जैक्टली अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी सोशल स्टोरीज बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत आपके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जो वाकयात थे वो शेयर कर लिए हैं। और ये आपको हम खबर देते हैं जी। सबसे पहले आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स के मैदान से मेरे पास खबर है, साइम अयूब के हवाले से। कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स की खबर तो गजल दे दें। एग्जैक्टली साइम अयूब के हवाले से है, क्योंकि साइम अयूब को मुकम्मल फिट करार दे दिया गया। आज वो शायद पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन भी कर लेंगे, आपको तो इस हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो आपको जिस तरह पता है कि जिस तरह से उनकी टखने में इंजरी हो गई थी और उसके बाद काफ़ी वो पीछे रहे और बहुत ज़्यादा डिबेट की गई कि वो आएंगे, खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। एक लंबा टाइम था जब हमने भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, लेकिन अब फाइनली जो है उनके हवाले से ये स्टेटमेंट, ये न्यूज़ सामने आ रही है कि वो मुकम्मल फिट हो चुके हैं, उनको फिट करार दे दिया गया और आज से वो पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल ऐसी है। साइम अयूब के हवाले से तमाम तर शायकीन क्रिकेट बहुत ही तजब्जुब का शिकार थे। जब चैंपियंस ट्रॉफी से कबल साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए थे, उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गजल, आपको याद होगा, काफी मुबम रखा था कि साइम वापस आ जाएंगे, जल्द वो कम बैक करेंगे। पता नहीं हमारे यहाँ होता ये है कि कोई प्लेयर इंजर हो जाता है तो उसको हम सर पे बैठा लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज देखा है कि तकरीबन 2-2.5 महीने बाद साइम अयूब को मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया गया। लेकिन इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि क्या साइम अयूब फिट हैं या नहीं, ये हमें पेशावर ज़ल्मी के पहले मैच में पता चलेगा जहां पे साइम अयूब खेलेंगे। अगर साइम अयूब नहीं खेलेंगे पहला मैच, तो फिर हम दूसरे मैच में वो अंदाजा लगाएंगे। लेकिन साइम की वापसी उनके खेलने के साथ मशहूर करती है, क्योंकि बहुत सारी अभी भी निगाहें ऐसी हैं जो साइम के ऊपर मरकूज है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद पीएसएल खिलाने के लिए साइम को अर्ली स्टेजेस पे उनको अप्रूव किया गया है, शायद वो मुकम्मल फिट नहीं है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि वो मुकम्मल अभी भी कोई प्रॉपर ये क्लियर नहीं है कि वो खेलेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब 2022 में शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई थी, वो मुकम्मल फिट नहीं थी, और किस तरह वो मतलब बहुत ही अजीब और गरीब सी वापसी हुई थी उनकी, और आज तक वो सेट नहीं हो सके। चले, मतलब अब आपने ये बात बता दी है कि अभी भी हम सिर्फ ये बात कह सकते हैं कि वो ठीक तो हो गए हैं, लेकिन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तमाम तर मामला जो है वो इसी रिलेटेड जो है वो इसी गिर्द घूम रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक स्टोरी बताते हैं, आप बताएंगे? बिल्कुल ऐसी है। ख्यालात को हकीकत में कैसे बदला जाता है, ये स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसी वजह से तो गजल भी इसको लेने चाहते थी। आप में और गजल जो भी सोच रहे हैं, तखय्युलात की जिंदगी, इसको हकीकत में बदलने वाली टेक्नोलॉजी का एक नया बाब कार्नेगी मेलबर्न यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने सामने लाया है। एक ऐसा वाईफाई राउटर तैयार किया गया है जो कि डेंस पोज के साथ काम करके दीवारों के पीछे इंसानी हरकत को देख सकता है। डेंस पोज एक ऐसा एआई सिस्टम है जो इंसान के जिस्म की हर सतह के पिक्सल्स को नक्शा बना देता है और 3D जिस्म की पोजीशन और हरकत की शनाख्त करता है। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ रकावटों जैसे लकड़ी की बाड़ या फिर कंक्रीट की दीवारों के पीछे भी इंसानी हरकत का पता लगा सकती है। अच्छा, वैसे ये अब मैं आपके ख्यालात का भी पता लगा सकता हूँ। मैं सबसे पहले ये वाईफाई खरीदूंगा। कहने लगी थी कि मुझे पता हो कि गजल क्या सोच रही है, ताकि वो मैं सोचना स्टार्ट कर दूं, है ना। और मतलब ये मुमकिन भी कैसे, जो मैं सोच रही हूँ वो कैसे एकदम से किसी और को पता लग सकता है, क्योंकि अब तक आपने कई तरह की टेक्नोलॉजीज देखी होंगी और बहुत ही इस तरह की देखी होंगी जो हमने कभी नहीं पहले देखी, लेकिन ये तो बहुत ही फैसिनेट करने वाली स्टोरी है। और वाईफाई सिग्नल्स और डेंस पोज को यकजा करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार की जा रही है या फिर तैयार की जा चुकी है, जिसके जरिए से दीवारों के पीछे भी इंसानी जिस्म की की शनाख्त और हरकत की पेशगोई की जा सकती है। और ये टेक्नोलॉजी घरों में मशकूक सरगर्मियों की निगरानी करने या बुजुर्ग अफराद की हालत मालूम करने में काम आ सकती है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी एक्टिविटीज हैं। वैसे ओवरऑल अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कोई ड्रॉबैक्स भी होंगे। बिल्कुल ऐसी है, ड्रॉबैक्स तो होंगे, लेकिन जब एक टेक्नोलॉजी आती है तो उसके बाद ही पता चलता है कि ड्रॉबैक्स क्या होंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सकते हैं। जल्दी से आप अगली स्टोरी बताइए कि आपके पास क्या स्टोरी है। ये तो मेरी स्टोरी थी ना, आपने जस्ट एलैबोरेट की है। ओके, मैं आगे चलती हूँ और आगे आपको चल के बताती
चाहती हूँ कि एलॉन मस्क ने $75 मिलियन का अतिया देने का ऐलान किया है। कौन से लोगों को दिया? वो लोग जो कि गरीब हैं, मुतवसत तबका है, या फिर इस तरह के जो पसमानदा लोग होते हैं, उनके हवाले से ये ऐलान किया है कि $75 मिलियन का अतिया देने का उन्होंने ऐलान किया। वैसे अच्छा किया है, इतने पैसों को उन्होंने खुद भी क्या करना था, मतलब ऐसे ही रह जाने थे उनके पैसे तो कमा भी तो बहुत रहे हैं ना। एग्जैक्टली तो अब ये $75 मिलियन उन डॉलर्स जो है लोगों को दिया जाएगा जो लोग थोड़े से गरीब हैं या फिर उस तरह से अपनी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते, या फिर स्पेशली आप ये कह लें कि एलॉन मस्क की ये सोच थी कि वो घर जो है उन लोगों को मिल जाए जो लोग थोड़े से अब कम होते हैं या फिर पसमानदा तबके, जैसे मैंने पहले आपको कहा है, उनके लिए थोड़ा सा ये कहा गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबके लिए घर की फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके, उनका मेन एम ये है। और टेस्ला के ये सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि ये रकम पसमानदा खानदानों के लिए सस्ती और पायदार घरों के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। बिल्कुल ऐसी है जी। मस्क का ये अतिया उनकी सोसाइटी के मसाइल हल करने की कोशिश का हिस्सा है, जिसमें घरों की तामीर के लिए तवानाई की बचत करने वाले और माहौल दोस्त वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका मकसद सिर्फ एक घर फराम करना नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेहकाम का रास्ता फराम करना भी है। और हम ये देख रहे हैं कि एलन मस्क की अगर बात की जाए तो वो सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी करते हैं। हाँ, सोसाइटी से पैसा भी काफ़ी ग्रैब करते हैं। जब ट्विटर पे आए तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा पैसा उन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की। अब लोगों को देना ही बनता है ना। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की खबरें आपको सुनने को मिलती होंगी, लेकिन कुछ अजीबो गरीब सी खबरें हमें अमेरिका से देखने को मिलती हैं। स्टेफनी लोविंस एक एजेंट हैं जो कि सेंचुरी 21 की साबका एजेंट हैं, क्योंकि उनको कंपनी ने निकाल दिया है। ये हाल ही में एक रेस्टोरेंट में गई और वहां पे पता नहीं क्या हुआ, इनको खाना पसंद नहीं आया। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अच्छा। खाना खाते वक्त ये नाराज हो गई, शायद स्टाफ से नाराज हुई या फिर खाने से नाराज हुई, और नाराज होकर इन्होंने बहुत ही अजीबो गरीब सी हरकत की। वो ये कि सदर ट्रंप से दरखास्त की कि वो रेस्टोरेंट के तमाम अमले को मुल्क बदल कर दे। अच्छा, लविंस ने एक खाने की वजह से लविंस ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए जाहिर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ट्रंप आपको मुल्क बदल कर देंगे। और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कंपनी ने उसे बरतरफ कर दिया और कहा कि नफरत की कोई जगह नहीं है। मतलब नफरत की वाकई कोई जगह नहीं होती, और इतनी नफरत कि आप मुल्क बदल कर दें। और लविंस ने इस वाकये के बारे में दावा किया कि इसका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया था, लेकिन जब रेस्टोरेंट ने फुटेज में चेक किया, सीसीटीवी फुटेजेस जो होती हैं, तो ये बात साबित हो गई कि वहां वो मौजूद थी और उसने ही पोस्ट की थी। उसके बगैर सेंचुरी 21 ने उसे नफरत फैलाने के सबब मुलाजमत से ही निकाल दिया। बिल्कुल ऐसी जी। ये थी आज की हमारी शॉर्ट स्टोरीज ख़वातीन वज़ात। हम उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिकल स्टोरीज भी, शॉर्ट स्टोरीज भी आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज हमने इसीलिए रखी थी, थोड़ा सा आप जो है ना वो अभी पहले खुश हो जाएं, क्योंकि आगे चलकर थोड़ी सी ऐसी स्टोरीज हैं जो आप दिल दहला देने वाली स्टोरीज हैं, जो हमारे लिए भी थोड़ी सी इस तरह की है। ख़वातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन वज़रात। अब हम गज़ा की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फराह हमारे साथ मौजूद होंगे, जो गज़ा की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि गज़ा में जारी इस वक्त जो इसराइली बर्बरियत है वो फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी को किस तरह से मुतासर कर रही है, और उनकी मौजूदगी में हम इस तमाम तर मौजू के ऊपर तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हमने देखा कि मुआहदे हुए, उसके बाद हम सब ने बात की कि चलो जंगबंदी के मुआहदे हो गए, लेकिन 18 मार्च टाइम से लेके गजा जंगबंदी का जब मुआहदा तोड़ा गया, और इस तरह के हौलनाक मनाजिर देखने को सामने आ रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी इंसानी तारीख में नहीं देखे गए हैं। शायद इससे पहले कभी भी इंसानी तारीख में नहीं देखे गए हैं। बात करें तो वो इतनी बेबस की है, क्योंकि आज के जदीद दौर की बात करें तो शायद वो इतनी बेबस की है, क्योंकि आज के जदीद दौर की बात करें तो शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे पास नहीं है, जिससे रोका जा सकता है इसराइल को। जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं उस पॉइंट से शुरू करूंगा जो आपने फरमाया है कि 18 मार्च को जो जंग बंदी का मुआहदा हुई थी, तोड़ा ये तो जंग बंदी का मुआहदा था ही नहीं है, ये एक धोखा है इसराइल की तरफ से। बिल्कुल इसराइल को ऊपर एक प्रेशर था कि कुछ न कुछ कोई ना कोई कैदी है जो हमास के पास है, जो गजा में कैदी है इसराइल के, इनको रिहाई कराने के एक मंसूबा था, एक प्लानिंग था कि जब इन्होंने देख लिया कि मिलिट्री ऑपरेशन की जरिए से रिहाई नहीं किया जा सकता है, तो इन्होंने मुआहदा की तरफ, जंग बंदी के मुआहदा की तरफ, डील की तरफ आ गए कि हम कोई ना कोई कुछ न कुछ कैदियों को रिहाई कर लेंगे।
ये बिल्कुल धोखा था। और मैंने जैसा जिक्र किया, मैंने कई प्रोग्रामों में भी ये भी जिक्र किया था, जिस दिन जंग बंदी हुई थी 18 मार्च को, सॉरी 19 जनवरी को, तो मैंने उसी दिन भी, अगले दिन में भी पाक मीडिया में मैंने यही बात की, मैंने कि धोखा है, महीने डेढ़ के लिए ज्यादा में ज्यादा फिर दोबारा जंग छड़ेगी, क्योंकि इसराइल ने जो अहदाफ का ऐलान किया है वो अहदाफ अभी इनकी नजर में मुकम्मल नहीं हुई, इनका तकमील नहीं हुआ, इन पर उसको अचीव नहीं किया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमास को खत्म करना, गजा के अवाम को वहां से बेदखल करने का, और तीसरा इनका ये भी अहदाफों में से एक ये हदफ था कि जो इसराइली कैदी है हमास के पास, इनको रिहाई कराया जाए। तो ये बहुत अहदाफ है, हालांकि असल अहदाफ तो इसके इनका ये नहीं है। अगर इनका अपनी कैदियों का फिक्र होती है तो वो इतना अंधाधुंध बमबारी ना करते, क्योंकि इनको पता हम इतना अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं तो इनके कितने कैदी हलाक हुए इस बमबारी में, इनके अपनी इसराइली कैदी है जो हमास के पास है, वो कितने हलाक हुए हैं इस बमबारी की जिद में। तो मेरे ख्याल में इनको कैदियों का कोई फिक्र नहीं था, सिर्फ इनका एक प्लानिंग है, एक मंसूबा है, वो ये है। आज मैं आपको क्लियर बता दूं और आपके नाज़रीन को, गजा के अवाम को गजा से जबरी बेदखल करने का इनका मंसूबा है। ग्रेटर इसराइल का एक शुरुआत है ये, और कुछ भी नहीं है। बाकी रहा सवाल आपने जो फरमाया है उम्मत मुस्लिमा, तो मैं तो ये कहूंगा मोहतरमा, आप मेहरबानी फरमा के ना मेरा सामने बतौर गजा का तर्जुमान, बतौर शुहदा का वारिस, न किसी फलस्तीनी के सामने आप उम्मत मुस्लिमा का नाम ना ले तो बेहतर है, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा हमें तो 500 दिन में नजर नहीं आए। हमारे उम्मत मुस्लिमा का सामने हमारे उम्मत मुस्लिमा का सामने वो हालात हुई है गजा के अंदर है, जिसको देखकर बदतर क्या बाहर टूट जाता है, फिर भी हमारे उम्मत मुस्लिमा को कोई असर नहीं हुआ। आप मुझे बताइए मोहतरमा, आपने अपनी आंखों से, और मैं हसनैन साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपनी आंखों से जो क्लिप्स, जो वीडियोस आप देखते हैं मेरी आवाम के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ जो हालात है, क्या आपसे बर्दाश्त हो रहा है? आप इन वीडियोस को, इन क्लिप्स को आप देख सकते हैं? आप बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि आपके अंदर एक इंसानियत है, एक हमदर्दी है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा का हुक्मरान, वो मोहतरम, इनके अंदर ना, आई एम सॉरी टू से, ना इनके अंदर हिस्स है, ना इनके अंदर गैरत है, ना इनके अंदर हिमियत है, और शायद इनका ईमान जो है वो अल्लाह ताला पर नहीं है, शायद इनका ईमान अमेरिका और इसराइल पर है। हर किसी को अपना माइशत का फिक्र है, हर किसी को अपना इक़्तिदार का फिक्र है, हर किसी के दिल में वहम बैठा हुआ कि अगर हम गज़ा के लिए कुछ करेंगे तो हमें उल्टा नुकसान होगा। ये अल्लाह ताला रहम करे। अभी फ़लस्तीनियों के जो नजर है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है, बाकी उम्मत मुस्लिमा से हमें कोई अच्छी तवक्को न है और ना हो। बिल्कुल ऐसी है जलाल साहब, वो एक शेर भी याद आ गया कि उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था ना हो सकेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो बेजमीर हो तुम। सर, आपने एक जिक्र किया कि ग्रेटर इसराइल, जितना मैं पढ़ता हूँ या मुझे समझ है, ग्रेटर इसराइल तो सर ये पाक सरजमीन तक भी जाएगा, लेकिन वो हुक्मरान इस वक्त मज़े कर रहे हैं, वो तो इन्हीं के साथ मिलके बड़ी बड़ी सिटीज़ बना रहे हैं, बड़े बड़े तजुर्बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेबसी तो उम्मत में सबसे ज़्यादा है। हसनैन भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, और ये बात मैंने कल परसों लगातार मैं हर न्यूज़ पे मैं उम्मती मुस्लिमा को 2 चीज़ से खबरदार कर रहा हूँ, और मैंने हर न्यूज़ चैनल में ये बात कह चुका हूँ कि ये मेरे अल्फाज और ये आज की तारीख आप अपने टीवी चैनल पे, अपने न्यूज़ चैनल की रिकॉर्ड में रखे। 2 चीज होना है। बदकिस्मती से हसनैन भाई, हम जब कोई बेशगुवाही करता हूं ना, वो दुरुस्त साबित हो जाती है, क्योंकि हम तो हालात से बहुत करीब है। देखिए, 2 चीज का खदशा है, बल्कि खदशा को नहीं कहूंगा, बल्कि 2 चीज होनी है एक दिन। एक तो सबसे पहले बात मैं ये कहूंगा, अगर उम्मत मुस्लिमा का यही हाल रहा, यही जो आपका सामने, क्योंकि इसराइल इतनी ताकतवर नहीं है, आप इसराइल को इतना ताकतवर नहीं समझे। इसराइल की जो ताकत कहां से आई है? अरबों की और मुसलमानों की बुज़दिली से आई है। अगर हमारे अरब और मुसलमान बुज़दिल ना होता तो ये इसराइल इतना ताकतवर नहीं होता।
एक तो नंबर 1 जिस चीज का मुझे खदशा है, जो मैं कहता हूं कि यार मेरा रब उस दिन से पहले मुझे मौत दे, वो ये है, अगर अगर उम्मत मुस्लिमा का यही हाल रहा तो मस्जिद अल अक्सा किबला अव्वल को शहीद कर देंगे। हसन साहब ये अल्फाज मेरी याद रखिएगा। बिल्कुल। मैंने जिन चैनलों में, जिन न्यूज चैनल में मैंने ये बात की, इन्होंने नशर भी की है, आपको मैं दिखाऊंगा कि क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं हसनैन भाई, आप लोगों के पास नहीं है। हम शुरू से आपकी जो मीडिया हजरात है पाकिस्तान में, आप लोगों के पास वो रिपोर्ट्स नहीं है जो हमारे पास है। हम खुद फलस्तीन गद्दा के हैं, हमें तो पता है। एक तो नंबर 1 तो ये है, मैं खबरदार अभी भी आपकी इस मुअज़्ज़ज़ चैनल से उम्मत मुस्लिमा को खबरदार करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ग्रेटर इसराइल की जो आपने जिक्र किया है, जनाब मोहतरम, इनका जो नाम नेहाद अकीदा है इसराइल का, इनका जो नाम नेहाद मुक़द्दस किताब है, इसके अंदर इनको हुक्म है जी कि आपको ग्रेटर इसराइल बनना है। और शायद आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अभी नया नया इक़्तिदार में आया, इन्होंने एक सीन शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, जब वो अपने टेबल पे ऑफिस में बैठा हुआ था और इन्होंने क्या किया है, उसने क्या जुमला कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि मैं मशरिक़ वस्ता को, मिडिल ईस्ट को, मेरा ये टेबल जितना मुझे नजर आ रहा है, यानी इनका टेबल जो है ना वो बहुत बड़ा टेबल है, और इसराइल इतना छोटा है, वो अपना पेंसिल, इनका पेन हाथ में, क्या और इसराइल इतना छोटा है, ये मुझे पसंद नहीं है। इनका कहने का मकसद ये है, ये जो मिडिल ईस्ट का रकबा है बहुत ज्यादा बड़ा है और इसराइल छोटा है। बिल्कुल। जलाल साहब, मुझे आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा कि अमेरिका की ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि थ्रेटन तो उसको भी किया जा रहा है। हालांकि मुझे ऐसे लगता है, हम जो देख रहे हैं कि ईरान ही वाहिद मुल्क है जो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, और अब उसके हवाले से भी जो है उनको भी डराया जा रहा है जिस तरह से। तो क्या पॉलिसी हो सकती है आपके मुताबिक? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं कहूंगा, ईरान के लिए इस अमेरिका का और इसराइल का पॉलिसी एक ही है, लेकिन शायद थोड़ा सा अमेरिका और इसराइल की पॉलिसीज में ये इख्तिलाफ है कि नेतन्याहू जो इसराइल का नाजायज रियासत का नाजायज वजीर आजम है, इनका यही चाहता है कि फौरी तौर पे हमला किया जाए ईरान के ऊपर, और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया जाए। अमेरिका का थोड़ा सा उसमें उनमें दोनों में थोड़ा सा इख्तिलाफ है कि हम मुज़ाकरात पहले किया जाए, ठीक है, लेकिन मैं मुज़ाकरात किया जाए और एक मुआहदा ईरान का साथ करना चाहिए। लेकिन तो वो जलाल भाई, बात वही है ना कि वो मुआहदा, आपको पता है कि वो मुआहदे के पीछे भी बहुत सारी साजिशें होंगी। वही बिल्कुल, लेकिन मैं आज एक बात बता दूं आपको। देखिए, ईरान ने 18 साल इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 18 साल से इन्होंने हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की है, हर किस्म की जलालत बर्दाश्त की। बिल्कुल। अरबों डॉलर ईरान की जो अमेरिका में सीज है, जो कई बैंकों में सीज किया हुआ है, ये जितनी जो उन्होंने बर्दाश्त किया ना इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया। जलाल भाई, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, हम इंशाल्लाह आपको इसी हफ्ते में वापस भी तंग करेंगे और गजा के ऊपर और ईरान के ऊपर वापस इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जलाल अल-फरा हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन वज़ात, सुबह की सोच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब पाकिस्तान में जब भी पैसे की बात होती है, गज़ल सरमायाकारी की बात होती है, तो हर शख्स रातों रात पैसा कमाने की कोशिश करता है। और जब भी पैसे की बात होती है और आसान पैसे की बात होती है, तो बहुत सारे लोग आपको क्रिप्टो की तरफ जाने का मशवरा देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएं, उसके अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरा सवाल यही है आम पाकिस्तानियों की तरह कि जो पाकिस्तान
इस वक्त तक बैंकिंग सिस्टम को हम उस तरह से जान नहीं नहीं सके, समझ उसको सके हम तो। इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसकी डिजिटल ऐप को हम सही से इस्तेमाल नहीं करते। हम क्रिप्टो की तरफ किस तरह से मुंतकिल होंगे, इस हवाले से हम बात करेंगे। और बहुत एक बड़ा नाम है क्रिप्टो करेंसी में सीजेड, जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट अब अपने साथ एसोसिएट किए हुए एज ए एडवाइजर। सो बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। बिल्कुल। और ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे काम किया जाता है, और कैसे, सबसे बड़ा सवाल कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं, ये सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ शो में मौजूद है मोहम्मद इस्माइल साहब, डिजिटल क्रिएटर हैं और बहुत कुछ है। इस्माइल, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले तो हमें ये बताएं, क्योंकि 100 में से शायद 80% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी है आप समझिए क्या। कि हमें भी नहीं पता। हाँ, और हमें भी नहीं पता, बहुत कम ऐसे लोग हैं आप जैसे माशाल्लाह जो जानते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये समझाएं कि ये है क्या। थैंक यू सो मच। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात होती है तो हमेशा यही माइंड में होता है कि बस आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो आपकी डबल हो जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पैसा डबल वाली डबल शाह। एग्जैक्टली। और इसी की वजह से बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसा कि रिसेंटली एक कंपनी भागी है 42 अरब रुपए लेके पाकिस्तान से। वजह यह है कि हम शॉर्टकट्स कमाने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक पूरा मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है और इसको समझना पड़ता है। दिस इज सेम लाइक ऑल अदर करेंसीज। आप इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि स्टार्ट में हमारे पास बार्टर इकानमी आई थी, बार्टर इकानमी से डेवलप होते होते फिर हमारे पास सिक्के आ गए, लेकिन वो सिक्कों को लेके चलना भी बड़ा मुश्किल था। उसके बाद पैसा वजूद में आ गया कैश फॉर्म में, राइट। और उसके बाद वो डेवलप होते होते क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वाला सीन शुरू हो गया, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अब्रॉड पैसे भेजते थे तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था और उसके साथ साथ इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसी चीज़ को कवर अप करने के लिए एक डिजिटल करेंसी की ज़रूरत पड़ी जो कि बिटकॉइन की नाम के साथ वजूद में आ गई। अब उसकी एक स्पेसिफिक तादाद है और उसी तादाद के मुताबिक उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे काम होता है। सेम लाइक गोल्ड, लेकिन ये डिजिटल करेंसी है। अच्छा। अब इसी की देखा देखी वेब डेवलपमेंट शुरू हो गई और हमारा जो एरा था वो वेब 1 से लेके वेब 2 एंड नाउ वेब 3, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये है कि असल में इसकी ज़रूरत कैसे पेश आई, तो ये इसलिए कि एक ऐसे मैकेनिज्म की, सिस्टम की, इकोसिस्टम की ज़रूरत थी कि जहाँ पे आप डिपेंड ना करें एक कंपनी पे। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाए तो वो प्रोडक्ट आपका ना हो, वो प्रोडक्ट पूरी दुनिया यूज़ करे और डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक जो है ना उसकी पॉपुलैरिटी और उसमें इजाफा हो, राइट। तो ब्लॉकचेन वजूद में आ गया जिसमें BTC, इथेरियम, सोलाना और बहुत सारे और करेंसीज। अब हर करेंसी का अपना एक यूज़ केस है, राइट। जिस तरह BTC का मैंने बता दिया, उस तरह इथेरियम है जिस पर ऐप्स बिल्ड होते हैं, सोलाना है, राइट। इस तरह का सिस्टम है। XRP वजूद में आ गया जो कि बैंकिंग सिस्टम को फास्ट करता है। आप जैसे ही पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, क्लिक के बटन को ओके करते हैं, आपने विंडो मिनिमाइज भी नहीं की होती और सामने वाले बंदे को पेमेंट मिल जाती है। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल अ क्रिप्टो करेंसी एरा। अब इस एरा को समझने के लिए आपको पूरा इस सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है और उसको स्टडी करना पड़ता है। आपको टेक्निकल समझना पड़ता है, आपको फंडामेंटल को समझना पड़ता है। सो इसी को आसान बनाने के लिए एक्सचेंजेस वजूद में आए। हमारे पास दो किस्म के एक्सचेंजेस है, जिसमें एक है ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिस्टम, जिसमें बाइनांस वगैरह का नाम आ गया। उसके बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे कंपनीज इन्वॉल्व नहीं होती, वो भी वही मैकेनिज्म है कि जिसमें आप कोई बैंक वगैरह नहीं होता। वैसे जिस तरह इस्माइल जवाब दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि हमें भी समझ नहीं आएगी और आम आदमियों को भी, क्योंकि बहुत डिटेल में जा रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा प्रिसाइज कर लेता हूँ। एक आम आदमी, आप हमें भी छोड़ दीजिए, चले हम भी कुछ पढ़े हुए, एक आम आदमी जिसकी इतनी पढ़ाई भी नहीं है, वो क्रिप्टो किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको क्या समझना होगा अगर सीधा ऊपर की चीजें समझे। ओके, सो हम जो क्रिप्टो करेंसी करते हैं, पहले तो अगर हम ओवरऑल सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो क्रिप्टो करेंसी से आपका ओवरऑल इकोनॉमी बिल्ड होती है, पैसों का लेन देन आसान हो जाता है। और उसके साथ साथ जो एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड होते हैं, अगर आप उसमें एज अ डेवलपर, प्रोग्रामर और इन्वेस्टर जाते हैं, वो एक अलग साइट है। लेकिन अगर आप इसकी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें पैसे के उतार चढ़ाव से, यानी कि जो कॉइन से उनके उतार चढ़ाव से आप अर्निंग करते हैं, तो वो एक तरीक़ेकार है जिसको आम बंदा आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन उसके लिए भी 2-3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है आपके पास। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली घुस जाते हैं किसी से सुन के, किसी के पास इन्वेस्ट करके, और वहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि ये तो डबल शावर स्कीम था। बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर ली, कंपनी ने थोड़ी बहुत पेमेंट की, उसने और इन्वेस्टमेंट कर ली लेकिन और अभी कंपनी आप भाग थोड़ा गई। सा पहले सवाल के जवाब में आप बता रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि फिर ये लीगल भी ना हुई तो लोग तो इस वजह से भी परेशान हो जाएंगे। बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा गजल आपके सवाल में। जिस तरह पाकिस्तान की बात की जाए, गजल ने कहा कि ये
लीगलाइज नहीं है, लेकिन सीजेड आ चुके हैं। सो सीजेड को अपॉइंट करना मुशीर ज़ाहिर है के फिर तौर पे इसको लाना, लीगल करने के मतलब लिए कि ही है। इसको शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट लीगल कर सकती है और रातों रात पाकिस्तान में भी क्रिप्टो का एक राज होगा। इस हवाले से तकरीबन लास्ट 1 to 2 ईयर से डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि मैं उनके साथ पर्सनली मिला भी हूँ, सीजी के साथ, उसके अलावा बिलाल बिन साकिब भाई, उनके साथ सीशल में मुलाकात हुई थी, इसी क्रिप्टो के हवाले से हम वहाँ पे गए हुए थे। अगर इसको लीगलाइज किया जाए तो जो सिस्टम है उसमें न सिर्फ गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक टैक्स लग जाता है जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी रिसेंटली एक बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई और इसी के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियां आना चाहती है बिकॉज ऑफ द लीगलाइजेशन, क्योंकि जब ये लीगल होगा तो कंपनीज का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइट, और वो यहाँ पे आके अपनी ऑफिस ओपन करेंगे। उसके पीछे भी एक रीज़न है, एंड द रीज़न इज़ कि पाकिस्तान में जो प्रोग्रामर है, डेवलपर है और लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग के पास बहुत सारा पैसा है, तो उनके इंटरेस्ट की वजह से, लीगलाइजेशन की वजह से यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। सो ये कुछ रीज़न है कि अब सीजी की अगर हम बात कर ले, वो एक मास्टरमाइंड है जिसने एक ऐसी कंपनी को बिल्ड किया है जो इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रही है, राइट। उसी के बेसिस पे जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट हुई, हमारी क्रिप्टो की जो कम्युनिटी है इसमें इतनी खुशी की एक लहर दौड़ गई कि यार ये एक ऐसा बंदा है जो स्ट्रेटेजिकली लोग चीज़ों को लेके चलेगा और ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करेगा आइडियाज़ की कि वो आइडियाज़ पाकिस्तान के इस इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में अपना रोल प्ले करेगी। सेम अगर हम बिलाल बिन साकिब की बात करें तो उनके साथ जब मुलाकात हुई थी, उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना वास्ट है कि लाइक मैं समझता हूँ कि दोनों ऐसे बंदे हैं जो इस ओवरऑल सिस्टम को, टेक्नोलॉजी के इरा को पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्ली बिल्ड करके जो बाहर की कंपनी से उनको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं ना कि अब जिस तरह से इसको लीगल करने के वाले से बातें की जा रही हैं, शायद जब लीगल हो जाएगा तो लोगों का मजीद इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ जाएगा ना? मेरा ख्याल है हमें कमाने का भी मौका मिलेगा। शॉर्टली अगर कुछ कहना चाहिए, 10 सेकंड हमारे पास। अच्छा, हमारे पास बिल्कुल मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो पोंजी स्कीम है वहाँ पे लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और लोग आ जाएंगे टुवर्ड द लीगल थिंग। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम गाय बगाए आपको डिस्टर्ब करेंगे। इस्माइल, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ थे इस्माइल जो कि बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि किस तरह से इसको लीगल कर सकते हैं, किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और पैसे कमाने के बाद आप अमीर हो सकते हैं ओवरनाइट। यहाँ पर लेंगे अमीरी के ऊपर एकदम गजल ने मेरे से सब क्या कहते हैं लफाजी भी ले ली। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, ऐसा सेगमेंट है जिसमें माशरे में, और बात सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ लफ्जी गोलाबारी करते हैं, पूरे माशरे की बात कर रही हूँ, बल्कि बात अब मारपीट की तरफ चली जाती है, कत्ल गारत की तरफ चली जाती है। ज़रा सी कोई बात कर देता है, अगला बंदा उसकी बात को बर्दाश्त ही नहीं करता। और असल में हम जा कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है लोगों पर, लोगों की जहनी कैफियत पर, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट होते हैं, ये तमाम तर बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। बिल्कुल ऐसे रीसेंट कुछ वाकयात भी हुए बिल्कुल ऐसे। रिसेंटली आपने लाहौर में देखा होगा कस्टम हुकाम के साथ पैसेंजर्स की लड़ाई। फिर आज सुबह हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि किस तरह से पीआईए के फ्लाइट में जाते हुए एक मुसाफिर सिगरेट ना पी, हालांकि फ्लाइट में आप सिगरेट नहीं पी सकते, लेकिन उसको सिगरेट पीने से जब मना किया गया तो उसने वहां पे चढ़ाई कर दी। फिर रोड्स के हालात आपके सामने, कुछ वीडियोस भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में फैल रही है। इस तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात साइकोलॉजिस्ट वजिया जफर मौजूद हैं। वजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ती चली जा रही है? क्या सिर्फ ये अदम बर्दाश्त है या इससे अलावा भी कोई और मुहर्रिकात हैं जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मोस्टली जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं एज़ अ साइकोलॉजिस्ट और हम जो वर्क कर रहे होते हैं उसमें वो चीज़ें देखी गई हैं कि जिन लोगों के घर में इश्यूज़ बहुत चल रहे होते हैं, जिन लोगों की लाइफ़ में कंट्रोल नहीं हो रहा होता अपनी लाइफ़ में, या मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं ऐड करूँगी, जो हमारे यहाँ पे ईगो लेवल लोगों के बहुत लो हो चुके हैं। व्हाई? बिकॉज़ हमारे कोपिंग मैकेनिज़्म क्या है, ब्लेमिंग करना, दूसरों के ऊपर चढ़ाई कर देना। और ये जो आपने ट्रैफ़िक की बात की ना, इनमें क्या होता है, ब्लेमिंग आ रही होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो हम ऑटोमेटिकली जो हमारे पास रूल्स हैं, लॉज़ हैं, हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ हमारे लिए हम एप्लीकेबल है, हर चीज़
चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारे, या जिनकी ज़ात के अंदर पर्सनैलिटी में बहुत सारे इंतशार होते हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्सेस होते हैं, उनके अंदर ठहराव नहीं होता। जिस इंसान के अंदर ठहराव नहीं होता, तो आप देखिए लॉ क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, जिसमें ठहराव चाहिए होता है, ठीक है? आपने ये चीज़ नहीं करनी, आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको एक ठहराव चाहिए। तो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री का शिकार हुए हुए हैं, मोबाइल्स को ले लें, कमाने को ले लें, फाइनेंसेस को लेके, और ओवरऑल भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी किया हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ों को, राइट? सो उस वजह से क्या होता है कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें जब कोई डिसिप्लिन नहीं रहता, तो हमें हर वो चीज़ जो डिसिप्लिन की तरफ लेके जाती है, वो हमें इरिटेट करती है। और यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि इसी तरह के मौकों पे ही इंसान की शख्सियत का पता चलता है। स्पेशली ट्रैफिक में आप नोट करें, अक्सर लोगों की पर्सनैलिटी खुल के सामने आती है। और यहाँ पे ना स्पेशली मैं नोट करूँगी, जो एशियन, स्पेशली हम इस तरह के कंट्रीज़ हैं, हमारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लॉ को इतना फॉलो नहीं किया जाता। इस वजह से लोगों की, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में जब लॉ को फॉलो करवाया जाता है ज़बरदस्ती, तो कहीं न कहीं कंट्रोल आ जाता है। जहाँ पे लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराया जाता, वहाँ पे कंट्रोल, इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल भी लूज़ करने लगता है। वहाँ से फिर आता है ब्लेम करना, दूसरों के ऊपर उँगली उठाना, और अपने आप को विक्टिम विक्टिम रोल प्ले करना अपना। बिल्कुल वजिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से ये रोल प्ले किया जाता है, विक्टिमाइज और जो भी हालात होते हैं। मुझे ये बताएं कि आप चूंकि साइकेट्रिस्ट हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह के वाकयात, पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, लोगों के माइंड पर किस तरह से ये इफेक्ट करता है जो इस तरह से इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जिनके साथ यस, जी, जी, मुझे आ रही है। जी, जी, आप प्लीज़। ये कह रहे हैं कि जिनके साथ ही किया जाता है, जिनके ऊपर ये होता है, जी जी, राइट? जिनके अब साथ होता है उसमें क्या होता है उनकी कि जिनके माइंड। साथ जी ये किया जाता है, उन वो डिसअपॉइंट होते हैं, वो क्योंकि एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जब ब्लेमिंग आती है, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम कर दो देते हैं, ये जो ऐसे लोग हैं जो दूसरे पे तनकीद करते हैं या उनको वायलेंस का शिकार कर देते हैं, उन पे वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंट, ऐसे लोग जो जिनके जिनके साथ एक्चुअली गलत होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग जॉब छोड़ देते हैं, जैसे हमने बात की कि एयर होस्टेस हैं, हाँ तो मेरे हाँ। पास ऐसी भी क्लाइंट आई हैं जो एयर होस्टेस ने जॉब छोड़ दी है, कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में गई हैं कि हमें कस्टमर ने इतना बुरा ट्रीट किया है, और हम जनरली अपनी जॉब पे थे और रूल्स को फॉलो कर रहे थे। तो वो डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में चली जाती है, उनकी अपनी भी फैमिली होती है, फैमिली लाइफ़ डिस्टर्ब होती है, उनके अपने भी अगर बच्चे हैं तो वो चीज़ भी डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप एक मोमेंट के अंदर कितनी एक इंसान की पूरी लाइफ़ को ख़राब कर सकते हैं और कर एग्जैक्टली। देते हैं। अच्छा वजिया, मुझे ये बताइएगा कि अवामिल क्या क्या हैं इस अदम बर्दाश्त के, और स्पेशली अगर ख़वातीन की बात करें, हाँ। ख़वातीन के हवाले से अगर सिर्फ एयर होस्टेस की बात कर लें, हमारी फील्ड में बात कर लें, ख़वातीन के लिए जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो क्या अवामिल हैं जो हमारे माशरे को इस डगर पे लेके जा रहे हैं कि हम दुरुस्ती की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या फैक्टर, क्या अवामिल है। फीमेल, स्पेशली फीमेल को वीक कंसीडर किया जाता है, राइट? वो जितना भी मर्जी ऊंचा बोल ले, ठीक है, उसको ये चीज कंसीडर किया जाता है कि उसको दबा लेंगे या इसके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं। और आपने एग्जैक्टली। नोट किया होगा, हमने एयर होस्टेस से जनरली भी बात करें, वो जब अपने लिए आवाज भी उठाती है ना, तो और ज्यादा अग्रेसिव वो पर्सन होके आगे होके मिलते हैं। सो मैंने ही नोट किया है कि फीमेल को समझा जाता है वीक है, अगर इससे थोड़ा सा भी अपने लिए स्टैंड भी किया, तो हम डबल उसके ऊपर प्रेशर डाल के तो उसकी मेंटल हेल्थ को या इसकी वॉइस को हम दबा सकते हैं। अब फीमेल्स के लिए आपने 2 चीज़ें यहाँ हाइलाइट की, कि एक तो जनरली फीमेल्स के लिए हमारा एनवायरनमेंट वाक़ई टफ है। मेरे पास कई दफ़ा केसेज़ आते हैं डॉक्टर्स के, कि जिनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उनको गलत ट्रीटमेंट्स के ऊपर, या कोई मीडिया का केस है, उसके ऊपर गलत चीज़ों में डाला जाता है कि आप ये रिपोर्ट्स दें। इवन कि हमारी फील्ड के अंदर हम पे प्रेशर्स भी आते हैं कि आप ये रिपोर्ट दें, हमें स्कूल में भेजना है बच्चे को, इस तरह की रिपोर्ट दें। तो इस तरह के जो प्रेशर्स होते हैं, वो एक तो हमें जो लॉयल्टी होती है ना, सिंसेरिटी होती है हमारी फील्ड को लेके, उस पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। वो जो इतनी मोटिवेशन से इतना पढ़ के डॉक्टर बनी होती हैं, या एयर होस्टेस बनी होती हैं, या साइकोलॉजिस्ट, या किसी भी फील्ड में एंकर हैं, तो उनको क्या होता है कि उनकी मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाती है। और मोटिवेशन अगेन मैं डाउन ऐड होती है, करूंगी, और इस डाउन होने के बाद किस तरह से उनका माइंड इफेक्ट होता है और किस तरह से हम इन्हीं इश्यूज को इन फ्यूचर प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तमाम तर सवालात आपसे जानेंगे वजिया, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। वजी ज़फ़र हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे गपशप लगा रहे हैं अदम बर्दाश्त के हवाले से, और हमारी डिस्कशन जहाँ पे रुकी थी मैं चाहूँगा कि गज़ल आप वहीं से शुरू बिल्कुल कीजिए। वजिया बात करी थी कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एंकरिंग की हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, जहाँ पर जिस तरह से ख़वातीन के साथ जो सलूक होता है, फिर उनके माइंड के ऊपर जिस तरह से इफेक्ट होता है, वो जॉब्स तक छोड़ देती हैं। वजिया मुझे ये बताएं कि हम इन सिमिलर इश्यूज़ को फ्यूचर में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, कैसे आप उनको ट्रीट करती हैं? ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना फीमेल के अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और स्पेशली सपोर्ट सिस्टम। मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि घर के अंदर ना फीमेल अगर अर्न भी कर रही है तो वो बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि शादी के बाद छोड़ देना है और ये तो जरूरत ही नहीं है। हालांकि बेशक पैसों की भी जरूरत हो, वो घर भी चला रही हूँ। ऐड करूंगी कि सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम में पेरेंट्स आ जाते हैं, हस्बैंड आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि फीमेल की, मैंने नोट किया है, आपने पूछा मैं क्या करती हूँ, मैं उन फीमेल के अंदर रेजिलियंस वाली पावर बिल्ड करती हूँ, कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम बिल्ड करती हूँ, उनको अपने लिए आवाज उठाना और किस तरह उठानी है। अच्छा, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि मैंने नोट किया है जो फीमेल्स ट्रस्ट कर लेती है ना, स्पेशली अपने जिस सर्कल में काम कर रही होती हैं, वहां उनको ज्यादा लॉस होता है, नुकसान होता है, डैमेज होता है। वाई? बिकॉज कई दफा मुझे फीमेल्स आके बताती है कि हमने सीनियर को जाके शिकायत लगाई, अब वो शिकायत ने उनको ओवर एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी उनके लिए। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि फीमेल को मैनिपुलेटिव वे में, स्मार्ट वे में कैसे टेक्निकली हैंडल करना है चीजों को जॉब के अंदर, स्पेशली अपनी फील्ड के अंदर, ये पावर, ये अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलना तो हर एक है, लेकिन कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ बोलना है, जॉब के अंदर ये बहुत जरूरी है, जो जिसमें मैं फीमेल को ट्रेन करती हूँ। और फीमेल की एक ये जो वीक पॉइंट होता है ना, कि जो भी प्यार से बात करता है या वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए करता है तो वो उस पर ट्रस्ट कर लेती हैं कि ये तो मेरा खैर हुआ है, वहीं से उनका नुकसान होता है। तो मैं फीमेल्स को ये एडवाइस भी देना चाहूंगी कि अपने एनवायरमेंट के अंदर जो है ना, कुछ फीमेल्स ना अपने होम एनवायरमेंट से स्केप के लिए जॉब कर रही होती है, और जॉब के अंदर वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देती हैं। तो इस तरह के पॉइंट्स को, अपने वीक पॉइंट्स को, अपनी पर्सनालिटी की वीकनेसेस को आपने वर्क करना है, सेल्फ एस्टीम को हाई करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। अपनी कॉन्फिडेंस में आपकी टोन आ जाती है, आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, आपका आई कांटेक्ट आ जाता है। इन सब चीजों पे वर्क करना है सो वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज जब मैं क्लाइंट में बिल्ड करती हूँ तो आप ट्रस्ट मी, बहुत कम उनको फिर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा वजिया, मुआशरे का दुरुस्त होना कितना ज़रूरी है? हम देखते हैं कि हमें जो घरों की परेशानियां होती हैं, कुछ नोक जोक चल रही होती है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं या स्पेशली किसी अपने इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमें ट्रीटमेंट मिलता है तो हम तो वहाँ से ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, पीछे से भी हम एग्जॉस्टेड आते हैं। बाहर के मुमालिक में हम देखेंगे तो बाहर आपको पता है कि इतना प्रिसाइसली काम होता है, आपको किसी क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं होती। मुआशरे का दुरुस्त होना, सिस्टम का दुरुस्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफा हम डिसिप्लिन होते हैं लेकिन जिस जहां पे जाते हैं काम के लिए वहीं पे स्टक हो जाते हैं कि रेफरेंसेस पे ज्यादा लोगों को आगे किया जा रहा होता है, स्पेशल जो है ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दिया जा रहा होता है, और फिर आपको बड़ा अजीब सा फील होता है कि शायद मैं सोसाइटी का पार्ट ही नहीं हूँ, या पता नहीं मेरे में कितनी खामियां हैं। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि सोसाइटी में ओवरऑल हम सब आते हैं, और हम सब में क्या आते हैं, जैसे मैं अपनी फील्ड के अंदर अगर मैं स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दूंगी और कुछ लोगों को बिल्कुल ही वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, मैं उनको पूछूंगी भी नहीं, या मैं उनकी फीसेस बहुत हाई कर दूंगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी शोबे में हैं उसकी उसमें ये समझें, सिंसेरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने शोबे से सिंसेरिटी शो करेंगे तो आपको भी आगे जरूरत होगी तो आपको वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर हम सब अपनी अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लें तो सोसाइटी में बहुत हद तक ये जो अदम बर्दाश्त, लड़ाई झगड़ा है, ये कम हो जाएगा, क्योंकि हर इंसान को इज्जत मिलेगी। मैंने एक चीज नोट की है कि जितनी कम आपको किसी सोसाइटी में किसी जगह पे इज्जत नहीं मिल रही होती, जितनी कम इज्जत मिलती है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और बिल्ड होती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप दुकान पे कुछ लेने जाएं, या आप किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आईडी कार्ड बनाना था, उसमें इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उस लाइन के अंदर जो स्पेशली किसी लोग, कुछ लोग पीछे से आ रहे थे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। तो उसमें आपको देखना चाहिए कि सिंसेरिटी, लॉयलिटी आपके अपने भी काम आती है, और सोसाइटी के अंदर एक ठहराव आता है। तो ओवरऑल जो ठहराव है उसके लिए जरूरी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हर कोई अपना रोल बखूबी निभाए। एग्जैक्टली जिस तरह से आप बात कर रही हैं ना, एक फेवरेटिज्म का भी फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है। मुझे वजिया ये बताएं कि सोशल मीडिया का आप क्या समझते हैं, कितना ज़्यादा रोल है? जिस तरह से आपको लगता है कि सोशल मीडिया के किरदार ने आजकल की नौजवान नस्ल को, ख़वातीन हो मर्द हो चाहे कोई भी हो, उसकी अदम बर्दाश्त का दायरा बहुत तंग कर दिया है।
अच्छा, ये सिर्फ ना मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ एज अ प्रोफेशनल। ये तो अब इस पे तो रिसर्चेस भी आई हैं, इस पे तो मीडिया पे बात भी, इंटरनेशनल लेवल्स पे बात हुई है कि जो इंसान जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे रिलाई करता है, उसको जितना यूज करता है, जितने ज्यादा वो चीजों को फॉलो करता है या खुद अपने आप को जितना एक्सपोज करता है सोशल मीडिया पे, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। और बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो जिन्होंने बाकायदा सेशंस भी लिए हैं, जिन्होंने शेयर किया है कि बज़ाहिर हमें सब कुछ परफेक्ट दिखाते दिखाते हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन है। हमारी सेल्फ जो हमारी आइडेंटिटी है वो ही लूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ क्या है, देखिए सोशल मीडिया दो दो तरह का है, एक वो जो देख रहा है, एक वो जो दिखा रहा है, ठीक है। सो एग्जैक्टली। जब जो दिखा रहा है उसकी जिंदगी क्या रह गई है, जो है लोगों की नजरों में एक्सेप्टेंस। चाहे वो अपनी लाइफ को एक्सपोज कर रहे हो, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक्सपोज कर रहे हो, उसमें एक तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, क्योंकि आप पीपल प्लीजर हो जाते हैं, आपको अपनी ऑडियंस को बस खुश रखना है, कोई भी कंटेंट बना ले। उससे आपकी पर्सनालिटी इफेक्ट होती है, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। और दूसरा जो देख रहा है, जो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसा कॉन्टेंट देख रही हूँ जो मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, तो वहां से मेरे अंदर एक कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। मेरे अंदर चीज आएगी कि अच्छा मैं भी तो ये कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को घर में दुपट्टा दुपट्टा है, वो बचपन से दुपट्टा करी एक लड़की, तो वो जब देखेगी तो वो ये क्वेश्चन करेगी कि मैं क्यों ना ऐसा ट्राई करूं। तो एग्जैक्टली। कंफ्यूजन आएगी, हालांकि उसके अपने वैल्यूज डिफरेंट हैं। इसी तरह कोई लड़का है, वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को मतलब प्रोटेक्ट करके रखना, छुपा के रखना, वो देखेगा सब लोग शो कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज करता हूँ। अब जब आप ये चीज करते हैं, उसके उससे कंफ्यूजन से क्या होता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, ये भी अदम बर्दाश्त के अंदर आएगा, क्योंकि आप अपनी जात से दूर हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं आप कौन है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप बस एक भीड़ में लग रहे हैं। और इसके अलावा जो मैं एक चीज ऐड करूंगी, आपने ट्रैफिक वाली बात भी शुरू में की थी, कि इसकी भी बहुत बड़ी रीजन है, हम सोशल मीडिया का यूज जो है रात देर तक कर रहे होते हैं, सुबह 3-4 बजे तक क्लाइंट्स में जाके रिपोर्ट करते हैं कि हम कितने कामों के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि हम रात रात तक फोन यूज करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और हमें टाइम का अंदाजा ही नहीं होता। अब सोशल मीडिया से क्या होता है कि आप रियल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपका बच्चा उधर रो रहा है, माँ संभालेगी, फादर जो है रील्स देख रहे हैं, ये ये मदर ये है ये या बहुत कोई इंपॉर्टेंट भी बताया है। वजीह। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, इसको भी इलेबोरेट करने की जरूरत है। लेट्स सपोज हम सोशल मीडिया, मैं समझता हूँ कि हम जब यूज करते हैं थोड़ा सा एहसास कमतरी की तरफ चले जाते हैं। राइट नाउ यू आर सिटिंग इन लाहौर, तो हम ये सोचेंगे यार हम क्यों स्टूडियो बैठे हुए हैं, वजीह तो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही है लाहौर में, होटल में फैमिली के साथ बैठी एंजॉय कर रही है, साथ हमारे साथ हाँ, गप्पे कर रही हैं। exactly. इसी तरह से कोई बंदा वर्ल्ड टूर पे, तो हम वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बंदा अच्छा फूड खा रहा है तो वो सोचना हमें स्टार्ट भी कर ये देते खाना चाहिए, हैं। हाँ, हमें भी हमें जाना इसको चाहिए, प्रिवेंट हाँ। करने का किस तरह से तरीका आना चाहिए, हम इसको किस तरह से साइड पे रख सकते हैं यार कि जस्ट ये एक टाइम पास एक्टिविटी है। बिल्कुल, मैं आपका ये आंसर देने से पहले एक और चीज ऐड करूंगी। आपने कंपैरिजन कहा और मैं एक और चीज ऐड करूंगी, इनसेंसिटिविटी भी आ गई है। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि मदर संभाल रही है, फादर रील्स देख रहे, एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर कोई भी इन्वायरमेंट ले लें, ठीक है, उसमें एक पर्सन जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है वो इनसेंसिटिव हो जाता है, उसके अंदर सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आपने कहा कैसे कम करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन और बाउंड्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करना शुरू करते हैं, रीजनिंग ढूंढते हैं, क्योंकि असल खुशी तो रियलिटी है में है ना। सोशल मीडिया में तो टेम्पररी, आप ऐसे जैसे खाना खा खुश हुए फिर खत्म, टेस्ट खत्म, तो रील खत्म, तो आपका वो है, वो हार्मोन्स भी चले गए। सो आपने मेन इंपॉर्टेंटली अपनी बाउंड्री रखनी है। जैसे खाना भी एक हद तक आप खाते हैं, फिर आपको पता है बस खत्म, आप जबरदस्ती नहीं खाते, एक बाउंड्री होती है, एक आप डिसिप्लिन रखते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते। इसी तरह बिल्कुल। ओवर यूज ऑफ स्क्रीन आपको रखने के लिए ये चीज माइंड में रखनी है कि आपको अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करना है, आपको अपने रिश्तों में, अपनी चीजों में, अपनी जॉब में खुशी ढूंढनी है, पैशन ढूंढना है। यूजली जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करें ना, उनका पैशन भी कम हो जाता है। सो मैं ये ऐड करूंगी, मैंने खुद भी रखा है, मैं भी इसी दौर की हूँ, मैं भी सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो मैंने रील्स देखना या कोई भी ऐसा कंटेंट देखने के लिए अपनी लिमिटेशंस रखी हुई है कि मुझे इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। रील्स की जब आपने आप वो बात की ना, रील्स लिमिटेशन, कोई बंदा देखता है तो वो फिर उसको देखते ही चला जाता है, हाँ, रुकता हाँ। ही नहीं है, बस ठीक है मजा आ रहा है तो यस देखते ही यस रहे। यस यस, ऐसा ही है। ये मेरे साथ भी स्टार्ट में होता था। मैं अपने हस्बैंड से भी डिस्कस करती हूँ कि वो चीज हम जब डिस्कस करते हैं, या मैं अपनी कोलीग से डिस्कस करती हूँ कि रील्स में कोई ऐसा नहीं है जो बचाओ, लेकिन जिसने अपने आप को बचा लिया, अपनी लिमिट्स रख ली। मुझे अब रील्स इरिटेट करती है, मैं नहीं देख सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपनी रियलिटी से दूर अच्छा, हो रही हूँ, शॉर्ट में हमारे पास मेरा 30 टाइम वेस्ट सेकंड्स हो रहा हैं। है। ये आपने किस तरह लिमिटेशंस रखी हैं वजीह, ये ताकि पूरी हम भी पूरा अपनी बाउंड्री पाकिस्तान सुन सेट ले, कर हम भी लें। बाउंड्री सेट कर लें, पाकिस्तान भी कर ले। हम्म,
अच्छा, ये सारी माइंड गेम होती है। आप अपने से सेल्फ टॉक क्या कह रहे हैं? नंबर 1, जैसे मैंने कहा, मुझे टाइम वेस्ट लगता है, ठीक है? सो आप जब ये माइंड में रख लेते हैं अफ़र्मेशन कि आई एम वेस्टिंग माय टाइम, राइट? माइंड गेम में आप पहले अपने सेल्फ टॉक रखें, उसको नेगेटिव कंसीडर करें, बुरा को बुरा समझें। दूसरा ये कि आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन करें। जब आप रूटीन चार्ट बनाते हैं, आज मैंने ये इस टाइम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग नहीं भी करे ना, आपका दिमाग, आपकी माइंड क्लॉक चल रही है, राइट? ठीक हो गया थर्ड, वजिया, इसका इन आप डिटेल कोई ना आपसे कोई गपशप हुई है और इंशाल्लाह वजिया आपको घाय हाँ। बगाए तंग करते रहेंगे। सो गुड टू हैव यू ऑन सुबह की सोच। खवातीन वजात वजिया हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे गज़ल आज को तक के लिए। हमारी, हाँ आज तक के लिए हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।